दोस्तों नमस्कार। आईआरडीए की परीक्षा पास करने के क्रम में जो ट्रेनिंग सेशन है उसके दूसरे सत्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए, अभी तक आपने सीखा है कुछ टर्म्स और अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं कुछ नए टॉपिक पे। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 182 के अंतर्गत एजेंट को परिभाषित किया गया है। बीमा अधिनियम के अनुसार एजेंट वह व्यक्ति होता है जिसे अधिनियम की धारा 42 के तहत लाइसेंस प्राप्त होता है, बीमा के लिए विक्रेता के रूप में अधिकृत है और जिसे व्यवसाय मांगने, प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए कमीशन का भुगतान किया जाता है। जो संस्था द्वारा निर्धारित कमीशन है उसके अतिरिक्त उसे कुछ भी और लेने का अधिकार नहीं है। ये नहीं है कि अपने मन से वो निर्धारित कर ले कि हमको ये पॉलिसी करना है तो हमको इतना पैसा चाहिए। तो उसको कंपनी जो निर्धारित की है, किसी पॉलिसी में 25% कमीशन है वो मिलता है, किसी पॉलिसी में जो है कहीं 7.5 मिलता है तो कहीं 5 मिलता है। तो इस हिसाब से अलग अलग पॉलिसियां हैं, अलग अलग रिन्यूअल और नए पॉलिसी पे जो है अलग अलग कमीशन के रेट्स होते हैं। तो उसको वही पेमेंट मिलता है जो संस्था द्वारा निर्धारित है। उसके अतिरिक्त ना तो उसे कोई अतिरिक्त कमीशन लेने का अधिकार है और ना उसके कमीशन में से किसी को हिस्सा मांगने का अधिकार है। और एक ये रूल है कि भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, कोई भी आदमी जो पढ़ा लिखा है, कक्षा 10 पास है, और वो आदमी एजेंट बन सकता है किसी में भी, लेकिन शर्त यह है कि केवल एक ही कंपनी में उसे काम करने की अनुमति मिलेगी। अगर वो एलआईसी में एजेंट बनना है तो बस वो एलआईसी में ही बन सकता है। अगर वो चाहे कि आईसीआईसीआई में बन जाए तो नहीं हो सकता, या तो वो एलआईसी में रहेगा या फिर वो आईसीआईसीआई में बनना चाहता है तो वहां पे जा सकता है। लेकिन करना उसको केवल एक ही जगह पे काम पड़ेगा, एक ही जगह से लाइसेंस उसे मिलेगा। अब बीमा देखिए होता कैसे है, बीमा के चैनल क्या होते हैं। तो एक तो जो व्यक्तिगत रूप से लोग एजेंसी लेते हैं उसको व्यक्तिगत एजेंसी बोलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपना परीक्षा पास करके जो है वो एजेंसी पा जाता है किसी भी कंपनी से, तो वो व्यक्तिगत एजेंसी होती है। एक दूसरा होता है कारपोरेट एजेंसी। बड़े बड़े संस्थान जो है वो कारपोरेट एजेंट बन जाते हैं किसी किसी कंपनी के, और वो जो है बीमा करते हैं। वो लोग अपने लड़के भी रख लेते हैं, उनको अपना कमीशन जो मिलता है उसमें से उसको हिस्सेदारी भी देते हैं। तीसरा होता है ब्रोकर। ब्रोकर को कई कंपनियों का काम करने का छूट रहती है, कोई जरूरी नहीं कि केवल एलआईसी में। उसके पास एक लाइसेंस होता है कि वो जिसका चाहेगा उसकी पॉलिसी बेच सकता है। और बैंक का इंश्योरेंस, आजकल बैंक भी इंश्योरेंस कर रहे हैं। तमाम बैंक ऐसे हैं जो अपने कस्टमर्स को या वहां बैंक में जो भी विजिट करता है या और भी माध्यमों से उनकी पॉलिसीज करते हैं, तो उसको बैंक का इंश्योरेंस बोलते हैं। और एक सिस्टम यह है कि डायरेक्ट मार्केटिंग, कोई भी कंपनी है वो जो है डायरेक्ट मार्केटिंग करती टेलीफोन वगैरह के माध्यम से। तो ये सब चैनल थे इंश्योरेंस के। अब देखिए व्यक्तिगत एजेंसी तो कॉमन सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं। कारपोरेट एजेंसी के बारे में भी मैंने बता दिया। ब्रोकर के बारे में देखिए समझने की, जो ब्रोकर और एजेंट में क्या अंतर है। कारपोरेट एजेंट हो या व्यक्तिगत एजेंसी हो, है तो वो एजेंट ही जैसा काम है, एजेंट जैसा कमीशन है। थोड़ा कमीशन कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ब्रोकर क्या है, ब्रोकर में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे देखिए एजेंट और ब्रोकर में क्या अंतर है। तो एजेंट तो बीमा एजेंट आमतौर पर बीमा कंपनी का प्रतिनिधि होता है, यानी जो एजेंट होगा वो किसी एक इंश्योरेंस कंपनी का प्रतिनिधि होगा, उसी को वो जो है प्रतिनिधित्व उसका करेगा। और जो ब्रोकर होता है वो किसी एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव ना होके वो कई कंपनियों का काम कर सकता है। उसके लिए कंपनी विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। वो जो पॉलिसी धारक को हो सकता है कि कोई आदमी गया ब्रोकर अगर समझाने उसको लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन की कोई पॉलिसी समझा रहा, लेकिन पॉलिसी होल्डर जो है वो कहता है कि नहीं हमको बिरला सन लाइफ की पॉलिसी बताइए।
तो वो बिरला सन लाइफ की पॉलिसी बता सकता है। लेकिन एजेंट से अगर कोई ऐसा कहते हैं कि हम बिरला सन लाइफ की पॉलिसी लेंगे, तो वो जिस कंपनी का एजेंट होगा वो वही अपनी ही कंपनी का दे सकता है। ये एलआईसी वाला बिरला सन लाइफ का नहीं दे सकता, बिरला सन लाइफ वाला एलआईसी की पॉलिसी नहीं दे सकता। एजेंट से ईमानदारी से अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व करने और कंपनी की उत्पाद श्रृंखला में जो कुछ है उसे ही ग्राहक को उपलब्ध कराने की अपेक्षा है। मतलब जो है उस कंपनी के पास जितनी भी पॉलिसी है उसमें वो बेहतर पॉलिसी ऊपर नीचे जो समझाना है उसको बता सकता है जिस तरह की पॉलिसी चाहता है। लेकिन अब अगर कोई दूसरी कंपनी का एजेंट दूसरे कंपनी में तीसरे कंपनी का नहीं समझा सकता। और बीमा ब्रोकर से सही उत्पाद और कंपनी चुनते समय ग्राहक के हितों का प्रतिनिधित्व करने की अपेक्षा की जाती है। यानी वो जो है जो उसको बेहतर लगेगा वो समझा सकता है, कोई उसके लिए बाध्यता नहीं है। अब देखिए बैंक इंश्योरेंस कैसे काम करता है। एक तो ये डायरेक्ट कारपोरेट एजेंट बनकर बीमा बेचते हैं। जैसे आजकल एक सिस्टम ये है कि किसी इंश्योरेंस कंपनी के वो कारपोरेट एजेंट के रूप में काम करते हैं। जो भी व्यक्ति उनके यहाँ जाता है उसका बीमा कर देते हैं और उसका कमीशन उनको मिलता है, वो कंपनी देती है। या अपना डेटाबेस बीमा कंपनी को उपलब्ध कराते हैं। जैसे मान लीजिए बैंक है, कोई बड़ा बैंक है, अच्छा बैंक है, उसमें बहुत सारे कस्टमर हैं, पैसे वाले कस्टमर हैं। उनका डेटा जिसको मिल जाए उनको मालूम चल जाएगा कि इस आदमी के पास इतने जो है पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, 2-4 लाख रुपया ये इंश्योरेंस में भी जमा कर सकता है, इसकी क्षमता है। अगर ऐसा पता चल जाए तो आदमी जो है बहुत अच्छे से काम उसको पॉलिसी समझाया जा सकता है। तो बहुत सारे बैंक अपना डेटाबेस कंपनियों को बेच देते हैं। और डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे होती है? डायरेक्ट मार्केटिंग में बहुत सारे जो है, एक तो टेली मार्केटिंग होती है, टेलीफोन के माध्यम से जो है टेलीफोन आते हैं कि ये है, हम बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, आप हमसे बीमा कराइए। ऐसी-ऐसी कंपनियां बना के आपके मेल पे मेल आती है, ये पूरा प्रेजेंटेशन दे देंगे कि ये देखिए ये पॉलिसी है, इसमें 100 रुपया रोज का जमा करिए तो 20 लाख रुपया मिलेगा। इस तरह से एक प्रेजेंटेशन बना के वो भेज देते हैं, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए, फिर वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो इस तरह से पॉलिसी होती है। इंटरनेट एवं वेब आधारित मार्केटिंग, इंटरनेट पे बहुत सारी कंपनियां बना के लोग रखे हैं और उस पे जो है आपको कंपैरिजन भी मिल जाएगा साथ में। आप मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस और बिरला सन लाइफ का जो है कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप एक ही जगह दोनों को चेक कर सकते हैं कि किसमें प्रीमियम ज्यादा है, किसकी मैच्योरिटी ज्यादा है, किसका ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ईची कौन होगा। तो इस तरह से बहुत सारे कंपेयर्स आप कर सकते हैं। कार्यस्थल मार्केटिंग, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहां पे जाके जो है मार्केटिंग के आधार पे जो है कई तरह के जो है ये 4 तरह से जो है डायरेक्ट मार्केटिंग वाले काम करते हैं। और जीवन बीमा की प्रकृति पे अगर कहा जाए कि जीवन बीमा की प्रकृति क्या है, तो अन्य उत्पादों के विपरीत जीवन बीमा अमूर्त होता है, क्योंकि इसमें सिवाय आश्वासन के और कोई चीज हम देते नहीं। अगर मान लीजिए कोई आदमी कुछ सामान खरीदने जाता है, अगर छोटा सा वो मोबाइल खरीदता है या पेन खरीदता है, तो उस पेन की एक वैल्यू है, 3 रुपए की है या 10 रुपए की है, 100 रुपए की है, तो उसकी एक वैल्यू है। वो पैसा देता है तो उतने वैल्यू की वो उसको सामान मिल जाता है, उतने वैल्यू की वो पेन पा जाता है। लेकिन अगर 1 लाख प्रीमियम कोई भरता है उसको भी वही रसीद मिलती है, और अगर कोई 700 रुपया प्रीमियम भरता है तो उसको भी वही रसीद मिलती है। यानी यहाँ पे केवल एक सिवाय आश्वासन के कि अगर आप मैच्योरिटी होगी तो आपको ये मिलेगा, नहीं रहेंगे तो आपके परिवार को ये मिलेगा, सिवाय आश्वासन के और कुछ भी नहीं मिलता है। यानी ये कहा जा सकता है कि जीवन बीमा, इस तरह का प्रश्न आता है कि जीवन बीमा की प्रकृति क्या है, लाइफ इंश्योरेंस की प्रकृति क्या है, तो वो है जीवन बीमा अमूर्त होता है। बीमा क्षेत्र में देखिए कुछ अनैतिक व्यवहार के जो है क्षेत्रों की पहचान की गई है। इसमें 4 क्षेत्रों को मुख्य रूप से चिन्हित किया गया है। जैसे गलत बयानी, मान लीजिए हम कोई पॉलिसी है उसके बारे में हम गलत कोई चीज बता रहे हैं, सही जानकारी नहीं दे रहे हैं पॉलिसी होल्डर को, तो ये अनैतिक व्यवहार के क्षेत्र में आता है। इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि अनैतिक व्यवहार के क्षेत्र में इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो उसमें से गलत बयानी जो है ये भी जो है अनैतिक व्यवहार के क्षेत्र का हिस्सा है। और दूसरा वर्णन,
जो है एक्चुअल में उसको हमको बताना है, ना कि उसका अननेसेसरी का वर्णन करना है, विस्तार करना है, जानबूझ के उसको जो नहीं है वो भी बढ़ा चढ़ा के बताने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो अनैतिक व्यवहार के क्षेत्र में आता है। अदला-बदली, ये भी जो है अनैतिक व्यवहार का एक तरीका होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी से ये प्रपोज़ करें कि आपको हम ये सामान दे दे रहे हैं, इसके बदले में आप बीमा ले लीजिए। बीमा इस तरह से नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ के बदले में या डर के नाते किसी का बीमा नहीं होना चाहिए। बीमा उस व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए, जिस व्यक्ति का हम इंश्योरेंस कर रहे हैं, एक्चुअल में उसको इंश्योरेंस की नीड है कि नहीं, और तब उसका बीमा होना चाहिए। और जिस चीज़ की नीड है, मान लीजिए उसको बच्ची की शादी के लिए प्लान करना है, तो हम उसको, और वो हमसे कहता है कि हम अपनी बच्ची की शादी का प्लान करना चाहते हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी है एक एजेंट के रूप में हम उसको वो प्लान दें जिससे उसकी बच्ची की शादी के समय में काम आए। मान लीजिए अगर उसकी बच्ची आज 10 साल की है और वो चाहता है कि 25 साल की जब एज हो बिटिया, तो उस समय उसको जो है पैसा मिले और शादी हो जाए। तो यानी हम अगर 15 साल का प्लान देंगे, तो वो उसके लिए ठीक रहेगा। लेकिन अगर हम उसको 30 साल का प्लान दे दें और 10 साल की बच्ची है, तो यानी जब बच्ची की ये 40 साल हो जाएगी तब पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब ये पैसा उसके किसी काम का नहीं होगा। तो इस तरह से हमको नहीं करना चाहिए। और सलाह, अनायास का हमको सलाह नहीं देना है कि हमको अपने काम से काम रखना है। जो हमारा काम है उसको, उसकी ज़रूरत की जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, जो उसके लिए बेहतर है, जो उसकी ज़रूरत है, उसको देना है। अननेसेसरी का सलाह हमको नहीं देना है कि आप जाइए वहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए। म्यूचुअल फंड में मान लीजिए आपकी सलाह से वो इन्वेस्ट कर ले और उसको घाटा हो जाए, तो अनायास का आपको मिला-जुला कुछ नहीं, सिवाय वो आपको गाली देने के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। तो बेहतर है कि अब जो ये भी जो है अनैतिक व्यवहार के क्षेत्र में आता है। एक अच्छा विक्रेता कैसे बने? ये प्रश्न उठता है कि एक अच्छा विक्रेता, इसमें प्रश्न आता भी है कि एक अच्छे विक्रेता में कौन-कौन से गुण हम देखते हैं। तो देखिए 1964 में हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू ने एक अच्छा विक्रेता कैसे बने, इस पर एक अध्ययन प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि अच्छे विक्रेता में 2 गुण होने चाहिए। वो कौन-कौन से हैं? वो सहानुभूति है, पहला तो सहानुभूति, और दूसरा आत्मसंकल्प। यानी सहानुभूति हो, जिसके साथ हम कोई डील कर रहे हैं, उसके हितों का हमको बराबर ध्यान रखना हो है, और आत्मसंकल्प होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हमको हो अपने बात पे, हम जो भी बात बोलें पूरी कॉन्फिडेंट के साथ, तैयारी के साथ, उसके साथ में बोलें। तो एजेंसी भर्ती और प्रशिक्षण, इसके विषय में थोड़ा-सा जान लीजिए कि एजेंट कौन बन सकता है। शहरी क्षेत्र और रूरल क्षेत्र के लिए अब हाई स्कूल हो गई है क्वालिफ़िकेशन। पहले शहरी क्षेत्र के लिए इंटरमीडिएट हुआ करती थी, लेकिन अभी ये क्वालिफ़िकेशन दोनों के लिए जो है ये हाई स्कूल कर दिया गया है। 50 घंटे का प्रशिक्षण होता है। कंपोजिट के लिए जो है कंपोजिट या समग्र उसको बोलते हैं। सामान्य जो एजेंट किसी एक कंपनी का बनता है, उसके लिए 50 घंटे का। अगर कोई आदमी कंपोजिट लाइसेंस लेता है, यानी कंपोजिट का मतलब ये हुआ कि लाइफ इंश्योरेंस के साथ में जनरल इंश्योरेंस का भी अगर वो एजेंट बनना चाहता है, तो उसके लिए 75 घंटे का ट्रेनिंग ज़रूरी है। और प्रत्येक 3 साल में लाइसेंस का रिन्यूअल होता है, इसके लिए 25 घंटे का प्रशिक्षण होना चाहिए। लेकिन अगर उसने कंपोजिट ले रखा है, तो रिन्यूअल के लिए 35 घंटे का फिर जो है प्रशिक्षण होगा। अब देखिए स्टैंडर्ड जो है प्रपोजल फॉर्म, ये क्या होता है? सितंबर 12 से पहले ऐसा नहीं था, पहले तो सब अपनी कंपनी अपना-अपना एक जो उनको ज़रूरत होती थी, डेटा वो रखना चाहती थी, उस हिसाब से वो अपना प्रपोजल फॉर्म बनाती थी। लेकिन सितंबर 12 से सभी कंपनियों के लिए एक सभी व्यक्तिगत पॉलिसियों के लिए एक स्टैंडर्ड प्रस्ताव पत्र अपनाया गया है। यानी न्यूनतम जो जानकारी है, एक वो जो है, वो एक सारी कंपनियाँ जो भी बीमा क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो चाहे एलआईसी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ हों, सबके लिए एक जैसा प्रस्ताव फॉर्म जो है, प्रस्ताव पत्र जो है, वो तैयार कर दिया गया है कि उसमें उतना न्यूनतम जानकारी देना ज़रूरी है। अब देखिए एमडीआरटी, एमडीआरटी का क्या मतलब है? इंश्योरेंस सेक्टर में एमडीआरटीज़ को बहुत ही सम्मान मिलता है। एमडीआरटी का मतलब होता है मिलियन डॉलर राउंड टेबल। 1927 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र संस्था है। इसमें एक न्यूनतम बिजनेस करके आदमी जो है, हर साल इसका क्राइटेरिया
रिवाइज होता है, कभी बढ़ जाता है, कभी इस समय तो थोड़ा-सा घटाया गया है, क्योंकि कोरोना के चलते जो है थोड़ा-सा टारगेट को कम कर दिया गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है, तो उसमें विश्व के जो भी कंपनियां हैं, पूरे विश्व में काम करने वाली, उसके जो अच्छे एजेंट्स हैं, एक क्राइटेरिया पूरा करने वाले, वो सारे इस ग्रुप के मेंबर होते हैं। और इनका एक कन्वेंशन होता है जो कहीं अच्छी जगह पे होता है, और हर कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने एमडीआरटीज को वहां पे भेजें। तो हर एक इंश्योरेंस एजेंट का ये सपना होता है कि वो एमडीआरटी एजेंट बने। एमडीआरटी बनने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो रिकॉग्निशन मिलती है, दूसरे ये है कि न्यूनतम अगर हम 9 लाख 10 लाख रुपया करके क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ 70-80 हजार रुपया हमारी न्यूनतम महीने की आय हो जाएगी, तभी तो उतना हम कर पाएंगे। इसलिए जो है एमडीआरटी ही जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एमडीआरटी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हर एक जो भी नया एजेंट बन रहा है, उसका ये सपना होता है कि हम एमडीआरटी एजेंट बने। और आगे चल के जो भी मेरा सेशन होगा उसमें एमडीआरटी कैसे बने, कम प्रयास में कैसे बने, सिस्टमेटिक प्रयास से कैसे बने, तो उस पे एक टॉपिक रहेगा, तो उसको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल तो अभी जो है ये परीक्षा पास करने से संबंधित सत्र है, इसको आप पढ़ लीजिए, इसको आप देख लीजिएगा, तो इससे आप परीक्षा पास कर लेंगे। एजेंसी के कार्य, मतलब एजेंट जो होता है उसके क्या कार्य होते हैं। ग्राहक से संबंध बनाना जो विश्वास और भरोसे को प्रेरित करता हो। किसी से पैसा निकालना दुनिया का सबसे कठिन काम माना जाता है। किसी की जेब से पैसा निकालना ये आसान काम नहीं है। ये तभी हो सकता है जब आप उस व्यक्ति का विश्वास और भरोसा जीतें, उससे इस तरह का संबंध बनाएं कि वो आपके ऊपर विश्वास करे, तभी आपको वो पैसा देगा। ग्राहक को विशेषज्ञ वित्तीय सलाह देना, यानी आप जिस कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप अगर वो कोई अपनी समस्या रखता है, अगर वो कहता है कि हमारी बच्ची की शादी के लिए कोई प्लान बताइए, तो हमको मालूम होना चाहिए कि इस आदमी की जरूरत बच्ची की शादी है और इसको हम कौन सा प्लान दें जो इसके लिए बेहतर रहेगा। तो इस हिसाब से उसको प्लान को समझाना और सही तरीके से वो बेनिफिट्स देना जो उसके लिए बेहतर हो, क्योंकि उसे तो कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन बाद में अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, बाद में उसको पता चला कि ये चीज आप कर सकते थे, आपने नहीं किया, तो वो आपका जो रिलेशन है, जो विश्वास और भरोसा जीतने वाली बात है, वो डगमगा जाएगा कहीं ना कहीं। जीवन बीमा की बिक्री प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले तो कोई भी काम हम करते हैं, अगर मान लीजिए हमको करना है, तो हम सबसे पहले संभावित ग्राहकों की पहचान और उनकी सूची बना, सबसे इसको प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट कहते हैं। जितने भी हमारे परिचित हैं, अब परीक्षा पास कर लेने के बाद प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट कैसे बनाते हैं इस पे चर्चा किया जाएगा। लेकिन अभी जो है जितनी भी लोगों को हम जानते हैं, जितने भी लोगों को जानते हैं, उतने लोगों को हमको एक लिस्ट में तैयार करना है। उसको जबानी नहीं, बाकायदा उसका एक रजिस्टर हो। और कब, और ये रजिस्टर जो एक बार हमने बना लिया, ऐसा ना हो कि वो अल्टीमेट रजिस्टर हो गया, उसको अपडेट करते रहने की जरूरत है। उसमें हम रोज नए जो है संबंध जो बनाते जाएं, उसको लिखते जाएं, और वो हमारा जो ये प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है हमेशा बढ़ती ही रहनी चाहिए। संभावित ग्राहकों की सूची बनाकर आगे बढ़ना, केवल सूची बना के घर में सो जाना नहीं होता। सूची बढ़ा लें, उसके बाद फिर हम जो प्रोस्पेक्टिंग बनाए उसमें से छांट लें कि हमको इस महीने किससे मिलना है, और इस सप्ताह किससे मिलना है, या आज किससे मिलना है। इस तरह से हम जो है अपना एक विषय तैयार कर लें कि किससे किससे मिलना है, क्या बात करना है। इन लोगों के साथ मिलने का समय लेने के लिए संपर्क करना। जब हमने ये छांट लिया कि हमसे इन लोगों से हमको मिलना है, तो हम उनको टेलीफोनिक माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, जो भी हमको कन्वीनियंट लगता हो, जो भी हमारे पास उपलब्ध हो, उनसे मिलने का समय लेना होगा। ऐसे नहीं कि हम उनके घर जाके धमक गए, धमक जाएंगे तो हो सकता है कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे, और वो मानसिक रूप से तैयार भी नहीं रहेंगे कि आप आने वाले हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, आप इंश्योरेंस की पॉलिसी आप समझाने वाले हैं। अगर आप पहले से बताए रहेंगे तो इसके लिए मानसिक रूप से वो तैयार भी रहेंगे। इसलिए समय लेके वहां पे मिलने की जरूरत हो। और अगर
कभी ऐसा महसूस होता है कि बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत जानकार है, बड़ा बीमा हो सकता है, तो जो बड़े अधिकारी होते हैं आपके, मान लीजिए डेवलपमेंट ऑफिसर है या और भी ब्रांच मैनेजर हैं या सहायक शाखा प्रबंधक हैं, किसी को भी आप रिक्वेस्ट करके ले जा सकते हैं, आपके साथ वो जो है साथ में जाएंगे। जानकारी जुटाना और जरूरतों को पता लगाना, ऐसे गए और हम अपने हिसाब से पॉलिसी, उसने कहा कि आप कोई पॉलिसी बताइए और हम शुरू हो गए जो भी हमको आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको वो पॉलिसी समझाना है जो उस व्यक्ति की जरूरत हो। हमको जबरदस्ती कोई चीज नहीं समझा। हमको कहा जाता ना मार्केटिंग में कि आप गंजे को कंघा बेच दीजिए। तो इंश्योरेंस के क्षेत्र में कृपा करके ये काम नहीं करना है कि गंजे को अगर आज हम कंघा बेच दिए तो कल को क्या होगा। जब उसे पता चलेगा कि ये कंघा हमको बेवकूफ बना के बेच गया है, तो आपका जो भरोसा वाला चीज है वो खत्म हो जाएगा। विश्वास और भरोसा एजेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप उसको देखें कि वास्तव में इस आदमी की जरूरत क्या है। हो सकता है कुछ आदमी की जो नेचुरल जरूरतें कॉमन होती है, जैसे कोई आदमी है, अगर उसके बच्चा है तो बच्चे का एजुकेशन, बच्चे की मैरिज, ये कॉमन है। कोई आदमी है, उसका रिटायरमेंट की योजना बनाना, ये कॉमन चीज है। लड़कियों का विवाह की तैयारी करना, ये कॉमन चीज है। तो हर कोई आदमी इसको करना ही चाहता है। तो ये तो कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे आप उसकी जरूरत आप जान ही जाएंगे। बस केवल आप ये जान जाएं बच्चे कितने हैं, और इस तरह से जरूरतों को पता लगा के आप उसको पॉलिसी को समझाएंगे। सपनों और महत्वाकांक्षाओं की सहायता से प्राथमिक जरूरत को समझना, यानी वो आदमी ने अपने जीवन में क्या-क्या चीजें सोच के रखा है। मान लीजिए वो सोचता, उसका एक ड्रीम है कि हम एक कुछ दिन बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद मेरा अपना एक अच्छा सा घर हो। अगर उसका ये ड्रीम हो तो उस घर को बनाने में अगर 1 करोड़ रुपया लग रहा है, तो हम ऐसा आज ही प्लान अगर कर दें कि उसको 1 करोड़ रुपया 25 साल बाद मिल जाए और ऐसे छोटी-छोटी बचत से जाके उसकी जो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो इस हिसाब का उसको उसकी जरूरत के हिसाब से, उसके ड्रीम्स के हिसाब से हमको पॉलिसीज को तैयार करना चाहिए। और कुशलता पूर्वक समाधान, ये तो तभी होगा जब आप काम करने लगेंगे। कोई आदमी पैदाइशी कुशल नहीं होता, वो धीरे-धीरे स्किल जो है धीरे-धीरे डेवलप होती है, और जैसे-जैसे काम करते जाएंगे आपके अंदर जो स्किल है वो बढ़ती जाएगी। बिक्री का समापन, हो सकता है कि उसको बहुत सारी क्वेरीज हों, उसको समझ में ना आया हो, कोई बात, कोई चीज समझना चाहता हो, तो और उसको फिर आप गोल-मोल नहीं कर सकते। उस जो भी उसकी क्वेरी है उसका समापन आपको करना पड़ेगा। आपको नहीं आता, आप अपने बड़े अधिकारी को ले आइए, वो करेगा। उसको भी नहीं समझ में आता तो वो और बड़े अधिकारी से संपर्क करेगा। लेकिन उसकी जो भी दिक्कतें हैं, उसका जब तक समापन नहीं होगा, पॉलिसी क्लोज नहीं हो सकती। इसलिए जो है इतना स्किल धीरे-धीरे होना चाहिए, आ जाएगा कि जिससे कि जो है पॉलिसी का क्लोज़र किया जा सके। जीवन बीमा बिक्री की प्रक्रिया, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो 8वां है बिक्री के बाद हाल-चाल जानना। यानी ऐसा नहीं है कि हमने जो है एक बार पॉलिसी बेच दिया तो उसके बाद निकल लिए, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा एक लाइफ टाइम एक रिलेशन डेवलप हो जाए, हमको ऐसा काम करना है। क्योंकि उसके एक बार एक घर में हमने इंश्योरेंस दे दिया तो फिर हमारी ये कोशिश हो कि वहां पे कोई दूसरा एजेंट ना घुस पाए। हम इतनी बेहतरीन सर्विस दें, हम इतना अच्छा रिलेशन बनाए कि भविष्य में जो भी उसके घर में पॉलिसी हो वो हम ही से हो। तो इसलिए हमेशा जो है बिक्री के बाद हाल चाल उसकी लेते रहना चाहिए, और बाकायदा उसको पॉलिसी बॉन्ड वगैरह उसको ले जाके उसके घर पे दे दें तो थोड़ा सा और भी प्रभावित होगा। बिक्री पश्चात सेवा की प्रतिबद्धता आपत्तियों निपटानों की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से लापाक, सुनो, स्वीकार करो, जांच पड़ताल करो, जवाब दो, पुष्टि करो। ये प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि लापाक विधि क्या है, या जो है बिक्री पश्चात सेवा की प्रतिबद्धता आपत्तियों निपटानों में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से कौन सी तकनीक है। तो वो लापाक तकनीक है। लापाक का क्या मतलब है, एक एक करके देखिए। एल से होता है लिसन,
ए से एक्नॉलेज, पी से प्रूव, ए से आंसर और सी से कंफर्म। तो ये हुआ लापाक, सुनो, जानो, प्रूफ स्वीकार करो, जवाब दो और कंफर्म करो। ग्राहक सेवा, सर्वोत्तम सेवा में निम्न गुण आते हैं। तो कौन कौन से गुण हैं? एक तो विश्वसनीयता होनी चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारी जो है, जब तक विश्वसनीयता नहीं होगी तब तक जो है कोई आदमी हम पे विश्वास नहीं करेगा, तब तक वो हमसे कोई रिलेशन नहीं रखेगा। और ये तो 20 साल 25 सालों का रिलेशन है, तो इतना लंबा रिलेशन कोई हमसे अनायास का तो रखेगा नहीं। इसलिए हमारे काम में, हमारे व्यवहार में विश्वसनीयता होना जरूरी है। अगर उसने हमको पैसा जमा करने के लिए दिया तो उसका पैसा, हमारी जिम्मेदारी है कि सेम डे ले जाके जमा करे और उसको रसीद पहुंचाएं। उत्तरदायित्व की भावना, ये है अगर हमने उस आदमी की पॉलिसी लिया है, ये मेरा जिम्मेदारी बन जाती है कि सारा चीज जो है बेहतर तरीके से हम उसका निपटान करें। और इस तरह से ऐसा ना हो कि हम अपना पॉलिसी करते ही, बहुत सारे एजेंटों के बारे में इस तरह की शिकायत मिलती है कि पॉलिसी कर दिए उसके बाद गायब हो गए, और इस तरह की शिकायतें पॉलिसी होल्डर्स करते हैं। अब वो केवल वहीं तक नहीं करते, यानी जितने लोग उनके संपर्क में आते हैं वो न केवल उस एजेंट की शिकायत करते हैं बल्कि उस संस्था की शिकायत करते हैं। अगर हम कायदे से सर्विस नहीं करेंगे तो न केवल हम अपना नुकसान करेंगे बल्कि जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं उसके लिए भी हम दिक्कत पैदा करेंगे। तो इसलिए जो है, जो भी काम करें पूरी विश्वसनीयता और उत्तरदायित्व की भावना के साथ, साथ साथ में उसको एक कॉन्फिडेंस रहे कि जब भी हमको जरूरत पड़ेगी आदमी खड़ा रहेगा। यानी ये आश्वासन हम बराबर उसको दिए रहें कि आप बोलिए, जब भी जरूरत होगी हम आपके साथ हैं। संवेदनशीलता हो, यानी उसकी परेशानियों को हम अपनी परेशानी मान के काम करें। इसमें प्रश्न इसी तरह से आएगा कि ग्राहक सेवा में, सर्वोत्तम सेवा में कौन कौन से गुण आते हैं। हो सकता है चारों हो जाए, इसमें से चारों प्रश्न आ जाए, या कुछ ऐसे आए उसमें से एक आ गया विश्वसनीयता, तो आप विश्वसनीयता या उत्तरदायित्व की भावना या आश्वासन या संवेदनशीलता इसको लगा सकते हैं। हृदय स्पर्शी वातावरण, ये बहुत, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही लगता है, तो कॉमन सी चीज है, प्रैक्टिकल चीज है। इसको केवल LIC ही नहीं बल्कि जीवन के किसी क्षेत्र के लिए ये सब सारी चीजें आवश्यक है। उच्च कोट की सेवा प्रदान करने में अभिकर्ता की क्या भूमिका होती है, अगर ये प्रश्न है तो देखिए, सबसे पहले तो पॉलिसी लेते समय ही एजेंट की भूमिका होती है, क्योंकि वही जाता है प्रोस्पेक्टिंग के बाद, वो उसको टाइम लेके उसको पॉलिसी समझाता है। फिर प्रस्ताव फॉर्म भराने से लेके वहां कंप्लीट कराने तक उसकी भूमिका होती है। उसके बाद जब पॉलिसी कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो जमा करता है तो रसीद मिलती है, तो उसका रिस्कवर स्टार्ट होता है। यानी FPR जो है, जैसे पहले बताया था पहले सत्र में कि जो यहाँ पे रसीद मिली। तीसरा है प्रस्ताव स्वीकृत के समय रसीद। ये जो रसीद होती है, जब पॉलिसी स्वीकृत हो जाती है, वो प्रीमियम जमा हो जाता है तो FPR मिलती है, फर्स्ट प्रीमियम रसीद। यहीं से उस आदमी का रिस्क कवर शुरू होता है, रसीद। और बॉन्ड जो है, बॉन्ड अगर नहीं भी है तो उसके रिस्क कवर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉन्ड उस संविदा का केवल प्रमाण होता है, इसलिए लीगल एविडेंस है। रसीद, बॉन्ड प्रदान करने एवं प्रीमियम भुगतान करना, ये सब हमको जो है एक एजेंट के तौर पे ये सब करना रहता है कि उसका प्रीमियम भुगतान कर दें। केवल वही नहीं, पहला प्रीमियम नहीं, या फिर जितने भी प्रीमियम भविष्य के आए हमको चाहिए कि हमको उसको जमा करते रहना चाहिए। और दावा का, अगर कोई दावा है, दावा कई तरह के होता है। पहला तो मान लीजिए कि कोई दुर्भाग्य से उसका डेथ क्लेम हो गया, एक तो दावा वही है दावा। दूसरा ये है कि मेच्योरिटी, अगर मान लीजिए मेच्योरिटी है तो हम मेच्योरिटी का दावा करें। दूसरा ये है, ये भी हो सकता है कि 5-5 साल पे पॉलिसी में सर्वाइवल बेनिफिट वाली अगर मान लीजिए मनी बैक किया है तो वो हर 5 साल पे दावा उपस्थित होगा, उसमें उसकी मदद करें। और भी बहुत सारी सेवाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए नॉमिनेशन है, मान लीजिए वो लोन लेता है तो असाइनमेंट कराना होगा, या इस तरह से और भी कभी कुछ वो करता है तो उसको जो है रसीद, उसकी बॉन्ड खो गया तो पॉलिसी बॉन्ड बनवाना या डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड इशू कराना, इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं। नॉमिनेशन में परिवर्तन है तो
इस तरह के उसकी मदद करके जो है समय-समय पे उसकी ज़रूरत को, हाँ, ये उसको ये ना लगे कि हमारी आज ज़रूरत पड़ी है, हमारा एजेंट गायब। तो जहाँ ये लगेगा वो तुरंत किसी दूसरे एजेंट को पकड़ेगा और आप धीरे से उसके घर से गायब हो जाएँ। शिकायत निवारण। अब अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है उसको, मान लीजिए कि वो ऑनलाइन प्रीमियम भरता है, उससे ऑनलाइन प्रीमियम भरने में कोई प्रॉब्लम हो रही, नहीं जमा हो पा रहा, तो आप की कोशिश हो कि आप देखें ब्रांच में, हो सकता है प्रॉपर्ली उसने रजिस्टर ना किया, वहाँ पे अपडेट ना हो ब्रांच में, तो अपडेट करवा दीजिए। या और भी कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि उसने आपने उसका जमा कराया, उसका लोन चाहिए और 10 दिन बीत गए, उसको लोन का पेमेंट नहीं मिला, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि वो देखें जाके कि ब्रांच में अभी तक लोन क्यों नहीं मिला। जो भी प्रॉब्लम है उसका निवारण होना चाहिए जेन्युइन कारण के साथ। बीमा के 2 महत्वपूर्ण तत्व, वो कौन-कौन से हैं? एक तो अप्रत्याशित घटनाएँ। अब देखिए बीमा के विषय में जो है एक नया विषय चालू हुआ है। बीमा बीमा क्या होता है और उसके जो है अभी तक तो एजेंट के बारे में था हमारी जानकारी, और अब बीमा के बारे में आते हैं। बीमा में 2 चीज़ें होती हैं, जान लीजिए। एक तो है अप्रत्याशित घटनाएँ और दूसरा आर्थिक हानि। अगर ये दोनों चीज़ नहीं होंगी तो उस आदमी का बीमा नहीं हो सकता। यानी बीमा उसी चीज़ के लिए होगा जो अप्रत्याशित हो। अगर हमको मालूम हो कि परसों मेरा एक्सीडेंट होगा, तो मैं ये जानते हुए मैं ये जाऊँ ब्रांच में, अगर सबको ये मालूम हो कि इस आदमी को परसों मरना है, तो कोई कंपनी बीमा नहीं करेगी। और बीमा इसलिए होता, मान लीजिए एक्सीडेंट हो और मौत ना हो, तो भी एक भी पेमेंट नहीं होगा। तो बीमा का मतलब ही हुआ कि बीमा होने से पहली चीज़ तो ये है कि अप्रत्याशित हो, बिना जानकारी के, जिसके लिए हमारी तैयारी ना हो, वो घटना हो जाए और उससे हमारे परिवार को आर्थिक हानि हो रही हो। मेरे ना रहने से, अर्निंग मेंबर जो होता है उसके ना रहने से जो परिवार होता है वो तबाह हो जाता है, तो वो जो आर्थिक हानि है उससे कुछ सपोर्ट मिल जाए, इस नाते बीमा होता है। यानी बीमा के जो 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं वो है, पहला अप्रत्याशित घटना होनी चाहिए और दूसरा है उस घटना के बाद ऐसा नहीं कि मान लीजिए घटना घटी और कोई हानि नहीं हुआ तो बीमा किस चीज़ का? एक्सीडेंट हुआ, मरा नहीं तो फिर पैसा थोड़ो मिलेगा, या उसका परमानेंटली डिसेबिलिटी नहीं हुई तो भी नहीं पैसा मिलेगा। यानी कुछ ना कुछ उसका नुकसान होगा, तभी जो है बीमा जो है होगा। तो दूसरे सेशन में एक-एक इसी तरह से समझते चलिए। छोटे-छोटे टॉपिक्स हमने रखे हैं कि जिससे आपको बोर ना हो, और इस नाते जो है आधा घंटा का ये आपका लगभग चला है सेशन। तो इसी तरह से टोटल 6 सेशन है और 1 सेशन जो है ट्रिक्स का रहेगा। तो आगे चल के उसको भी हम लोग करेंगे, और इसको हँसते-खेलते आप सुनिए, देखिए और परीक्षा पास करिए। आपके सुखमय भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएँ।